हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं बिहार स्पेशल का, जो 67th में पूछे गए हैं। और ये री एग्जाम हुआ था। 67th का जो मेन एग्जाम हुआ था ये कैंसिल हुआ, उसके बाद ये री एग्जाम हुआ था। तो चलिए आज का हम प्रश्न देखते हैं। और एक चीज ध्यान रखना होता है, जब भी री एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो उसी पैटर्न उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एग्जाम में पहले मेन एग्जाम में पूछे गए होते हैं ना, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा अलग नहीं होता है। तो वो टॉपिक से री एग्जाम में हर बार एक नए क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करें। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो ये बात कर रहा है 2021-22 का। तो 2021-22 में जो शहरीकरण का जो परसेंटेज है था 15.3%। ठीक है। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखें, यानी 2025-26 में देखें, तो 2025-26 के अनुसार से अगर जो देखें तो ये 16% से ज्यादा हो गया है शहरीकरण की स्थिति। लेकिन जो 2011 के जो जनगणना था, इसके अनुसार 11.3% ही था शहरीकरण। ठीक है। अब नगर निकाय की जो संख्या हो गई बढ़ के 264 हो गई नगर निकाय। नगर निकाय जो हो गई है ये हो गई है 264। तो शहरीकरण कितना है टोटल वर्तमान में? 16%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देखिए, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बदलते रहे हैं। ये जब एग्जाम हुआ था तब के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में है मैथिली ठाकुर। ये विधायिका भी हैं और खादी ब्रांड के एम्बेसडर भी हैं खादी के। इससे पहले मनोज तिवारी रह चुके हैं। उससे पहले पंकज त्रिपाठी भी रह चुके हैं। ठीक है। तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है मैथिली ठाकुर। लेकिन अगर जो हम उस समय की बात करेंगे कि जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय के अनुसार उस समय थे मनोज तिवारी। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, बिहार स्पेशल में जो करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे उस समय के अनुसार से उस क्वेश्चन को हम लोग कवर अप नहीं करेंगे। अगर मिलता जुलता रहेगा तो उससे रिलेटेड टॉपिक को करंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, करंट का क्वेश्चन बना के उसको। चलिए, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सीतामढ़ी में। ठीक है। और इसकी घोषणा जो हुई थी, ये हुई थी 13 फरवरी 2022 को। ठीक है। अभी ये कार्य प्रगति पे है, अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन इसका लक्ष्य जो रखा गया है, शिलान्यास के इसका हुआ था 2025 में। इसका जो लक्ष्य रखा गया है कि 2028 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो घोषणा किया गया था रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर के द्वारा, और जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर जो है हिमालयन योगी स्वामी वीरेंद्रानंद, उनके द्वारा ये किया गया था। और कहा गया था कि रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल जो है कोऑर्डिनेटर, उनके द्वारा ये बनाया जाएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो देखिए, ये भी उस समय का क्वेश्चन है, वर्तमान का नहीं है। तो अगर देखा जाए कि बिहार का राज्यपाल, तो बिहार के राज्यपाल वर्तमान में है कौन? बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं ये है सैयद अत्ता हुसैन। हुसैन भी और हसनैन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। ये पहले लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। इनकी नियुक्ति हुई थी 14 मार्च 2026 को। 14 मार्च 2026 को। बिहार के मुख्य न्यायाधीश, मतलब मेन जज है हाई कोर्ट के, भी कौन है? ये है सुधीर सिंह। कौन है? सुधीर सिंह। ये कब से है? तो ये 12 जुलाई 2026 से। तो पूर्व में कौन थे? तो पूर्व में थे मीनाक्षी मदन राय। पूर्व में थे मीनाक्षी मदन
राय, मीनाक्षी मदन राय। ये जब रिटायर हुए तो उनके जगह पे कौन आए? उनके जगह पे आए सुधीर सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है जी? नीतीश कुमार थे पहले, अब हैं सम्राट चौधरी। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी, तो बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी, तो बिहार के जो चुनाव अधिकारी अभी ये हैं विनोद सिंह गुंजियाल। विनोद सिंह गुजियाल हैं। तो ये सब उस समय के करंट का क्वेश्चन था। अगले सेक्शन से जो करंट के क्वेश्चन होंगे उसको इसमें हम लोग कवर अप नहीं करेंगे, उसको अभी वर्तमान से रिलेट करके कुछ को कर दे रहे हैं, बाकी आगे से नहीं करेंगे। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ऑपरेशन प्रहार, तो ये शराबबंदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? शराबबंदी से। और उस समय की अगर जो बात करें तो केवल शराबबंदी के लिए नहीं किया गया था, ये जो भी है एक एक कड़ा कानून था। इस तरीके से जो भी कानून के उल्लंघन करते थे उनके लिए गिरफ्तारी के लिए चलाया गया था ये ऑपरेशन प्रहार। तो जिला स्तर पे एक ब्रज टीम होती है, वो काम करती है, ठीक है, एंटी लिकर टास्क फोर्स, एंटी लिकर टास्क फोर्स, ब्रज प्रहार ब्रज टीम होती है, ऑपरेशन प्रहार के तहत काम करती है। तो मेनली जिले जमीनी स्तर पे काम यही करते हैं। तो किससे रिलेटेड है? अगर इसको ऑप्शन के अनुसार से देखा जाए तो ये शराबबंदी से रिलेटेड है। चलिए, हाल ही में बिहार की किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो देखिए, वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन जो खोला गया था ये खोला गया भागलपुर में। कब खोला गया था? तो ये खोला गया था 7 नवंबर 2020 को भागलपुर में। क्या इसके अलावा भी कहीं है भारत में? बिल्कुल है, इसके अलावा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है, राजस्थान में है और उड़ीसा में है। तो पूरे भारत में कितने हैं? 4। भागलपुर, बिहार, तमिलनाडु, चेन्नई, राजस्थान, उड़ीसा, ये 4 जगह। मेनली इसमें होता क्या है, तो जो भी प्रवासी पक्षी हैं या गरुड़ जो हैं तो उनकी संरक्षण के लिए, उनके जीवन यापन के लिए उस पर रिसर्च वगैरह किया जाता है। और ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बिहार सरकार के द्वारा इसका समन्वय किया गया था, इसके तहत इसके हस्ताक्षर किए गए हैं इस पे काम करने के लिए, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री साइंस और बिहार सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? कौन शुरू किया था? ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व द्वारा किया गया है, ठीक है। तो एक्चुअली इसके लिए प्रावधान भेजा गया, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा प्रावधान भेजा गया 2021 में, और इस प्रावधान को 2023 में आधिकारिक रूप से मिल गई मान्यता, घोषणा हो गया। इसमें गेंडा और गिद्ध की संरक्षण की बात की जाएगी, यानी उसके लिए काम किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जमुई जिले के, जमुई जिला में नागी जलाशय है एक, ठीक है, जमुई जिला में नागी जलाशय जो है, तो जमुई में उसके राज्य का जो पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है पूरे राज्य का, बिहार का। कहाँ? जमुई में। और कौन सा जलाशय है ये? नागी जलाशय, नागी जलाशय, ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखिए, तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था ये था इब्न बख्तियार खिलजी, इब्न बख्तियार खिलजी था, ठीक है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था, तुर्क सेनापति था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और ये पहला था ऐसा जो बंगाल के क्षेत्र में, मतलब कि बंगाल का ये पहला शासक भी बना था, मुस्लिम शासक बंगाल का, जो पूर्वी भारतीय क्षेत्रों पे पूरा अधिकार किया था, बंगाल और बिहार पे। कब था बंगाल के क्षेत्रों में? और बंगाल तो पहले बिहार का ही हिस्सा था। तो ये 1203 से 1227 तक शासन किया हो।
बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर, देखिए यह बात कर रहा है प्रथम भारतीय गवर्नर बिहार के। आजादी का बात नहीं किया, प्रथम गवर्नर का बात नहीं किया, प्रथम भारतीय गवर्नर का बात किया गया है। तो ये थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये बने थे 1920 में। राज्य किसका था? ब्रिटिश सरकार का। तो ये किस प्रांत के गवर्नर बने थे? तो ये बिहार और उड़ीसा प्रांत के बने थे, क्योंकि 1912 में तो बिहार अलग हो गया था, लेकिन 1912 के बाद बंगाल अलग हो गया था। बंगाल अलग क्षेत्र था, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में थे ये। बिहार और उड़ीसा प्रांत था, एक नया प्रांत बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इसके 1920 में ये गवर्नर बने थे। चलिए, स्वतंत्रता के बाद पहला भारतीय जयराम दास दौलतराम 1947 में। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव। और साथ में इनकी दो बहनें भी थी इनके सहयोग में। ठीक है, फुलो और झालो। इस विद्रोह को फूल विद्रोह भी बोला जाता था। फूल विद्रोह भी बोला गया था। ठीक है, कारण क्या था? कारण वही टैक्स नीति और आदिवासियों के पारंपरिक जीवन में छेड़छाड़, उनकी खेती करने के तरीके और भी चीज़ों में बदलाव जो सरकार कर रही थी उसमें ब्रिटिश शासन उसके खिलाफ में किया गया था। कब किया गया था? ये 1855-56 में किया गया था। क्षेत्र क्या था? मेनली सिंहभूम, और उसके अलावा आसपास के क्षेत्र थे जैसे मिदनापुर, हजारीबाग, बांकुड़ा, ये सब प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ पे ये आंदोलन हुआ था। बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 1798 में। ये एक्चुअली चेरो जनजातियों द्वारा किया गया था, और ये क्षेत्र जो था वर्तमान के झारखंड के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ एक जमींदार थे भूषण सिंह, इन्हीं के नेतृत्व में ये किया गया था। क्षेत्र क्या था? पलामू। कारण अंग्रेज लोग राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे थे, और राजगद्दी जो था, पलामू का राजगद्दी और जो आंतरिक राजनीति था उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। अपने तरीके के यहाँ राजगद्दी पे लोगों को बैठाने की कोशिश कर रहे थे। यही सब के कारण ये चेरो विद्रोह किया गया था 1798 में। लगभग ये 2002 तक चला। इस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था, ये ईयर था 1936। तो आप लोग को पूरी कहानी पता होगी हुआ क्या था। 11 दिसंबर 12 दिसंबर 1911 घोषणा हुआ। क्या घोषणा हुआ? कि बंगाल प्रांत से बिहार और उड़ीसा को अलग किया जाएगा। घोषणा हुआ बिहार और बंगाल को अलग करने का। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से। ठीक है, आगे चल के 22 मार्च 1912 को क्या हुआ? अधिसूचना आया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसे कहते हैं। और ये 1 अप्रैल 1912 से लागू हो गया। 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस इसीलिए मनाते हैं। फिर जब आगे समय बना 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 यहाँ पे उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। उसी के बाद आगे चल के 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया बिहार से फिर। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। भौगोलिक राज्य का बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। और अगर जो बात करें बिहार की चौहद्दी का, तो बिहार के उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, और पूरब में है पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए जनसंख्या की बात करें, कितनी जनसंख्या है? 10.41 करोड़।
ठीक है। बिहार का फोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। उद्गम स्थल कहाँ है? तो नेपाल का। भारत में एंट्री कहाँ से करता है? तो भीमनगर से। भीमनगर कहाँ है? भीमनगर सुपौल में है। कोसी बराज यहीं पे है, जहाँ पे पानी को कंट्रोल किया जाता है, जिसकी मदद से। तो ये निकलती है नेपाल के गोसाई थान से। नेपाल के गोसाई थान से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है, यानी भारत में प्रवेश करती है भीमनगर सुपौल में। कहाँ है ये भीमनगर? सुपौल जिला में है, बिहार में। और ये आगे चल के नदी कुर्सेला के पास जो है कटिहार जिला में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? कुर्सेला कटिहार के पास गंगा में। चलिए। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंज जलप्रपात अवस्थित है? तो यह है कैमूर जिला में तेल्हाड़ कुंज। इसके अलावा भी बहुत सारे जलप्रपात हैं, जैसे ककोला जलप्रपात है नवादा जिला में। कैमूर में ही एक और जलप्रपात है, करकट जलप्रपात। वो कहाँ है? कैमूर में। दुर्गावती जलप्रपात यह है कर्मनाश है रोहतास में। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में है। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम में है। तो मंझर कुंड और धुआं कुंड, जो ये कुंड कुंड करके जो है, ये दो है सासाराम में। और एक जो कुंड करके तेलहर कुंड जलप्रपात, यह है कैमूर में। और दूसरा एक जो है कैमूर में, वो कौन सा है? वो है करकट जलप्रपात। नवादा में वाले जानते ही होंगे, ककोला जलप्रपात ठंडा पानी रहता है बिल्कुल। एक है कर्मनासा बक्सर में और दुर्गावती रोहतास में। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखर झील बिहार में कौन सी झील है? कौन सी झील है? तो यह है कांवड़ झील। बिहार में कांवड़ झील है, जो एशिया का सबसे बड़ा ताजा पानी का गोखुर झील है। गोखुर झील क्या होता है? कि जो नदी वगैरह से कट के गाय का खोर जैसा बन जाए, ऐसे कुछ इस तरीके से नदियां आई है, यहाँ पे एक झील सा बन गया, तो इस तरीके की झील को बोलते हैं गोखुर झील। कहाँ है कांवड़ झील? एक कांवड़ झील है बेगूसराय का। कहाँ है? बेगूसराय में है। और बेगूसराय का एक गांव है मंझोल, तो बेगूसराय के मंझोल गांव में। ये कैसे, इसका किसके विसर्पण से हुआ है? कौन से नदी के कट के? तो ये गंडक नदी के कट से हुआ। गंगक गंडक नदी के कट से, यानी इसी के विसर्पण की वजह से ऐसा हुआ है। अगर विश्व की बात करें, विश्व में सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, सबसे गहरा बैकाल झील, ठीक है, सबसे बड़ा ताजे पानी का झील, ये बुलर झील भी बोला जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। खारे पानी का झील सबसे बड़ा कहाँ है? चिल्का झील, उड़ीसा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो ये है जमुई जिला। इसके अलावा थोड़ा बहुत जानकारी मिली है गया जी और नालंदा में भी। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? किस जिले को? भागलपुर। किसको नहीं पता है? सबको पता होगा, सिल्क सिटी ऑफ बिहार। ठीक है। सिल्क निर्माण में नंबर वन पे है। और यहाँ पे जर्दालू आम वगैरह के लिए भी भागलपुर फेमस है। तो उत्पादन में अगर जो बात करें, तो सबसे ज्यादा सिल्क का उत्पादन है झारखंड से। ठीक है। उत्पादन में आगे झारखंड है, लेकिन विश्वविख्यात कौन सा है सिल्क सिटी के रूप में? तो ये भागलपुर का क्षेत्र। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो देखिए, बिहार में अगर जो बात करें महिला साक्षरता की दर, तो ये 51.50 है। और साक्षरता में ओवरऑल भी देखा जाए, तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, 28वां राज्य था बिहार। कुल साक्षरता की बात करें तो कितना है बिहार में? 61.80%, जो सबसे आखिरी में है। ठीक है। 51.50। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, क्योंकि उस समय की बात है। थोड़ा बहुत हम लोग वर्तमान समय की देख लेते हैं कि 2025-26 कर देते हैं हम लोग। 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण, ये कौन सा सर्वेक्षण हुआ था? ये 20वां सर्वेक्षण हुआ था।
विकास दर 8.6% और वर्तमान मूल्य की बात करें तो 13.1% रहा है, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार की, ये है 76,490 रुपये। सबसे आगे पटना, सबसे पीछे शिवहर। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से योगदान देखें, तो अगर जो देखें कि प्राथमिक क्षेत्र में जो योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, वानिकी ये सब है, तो ये 18.3% का योगदान है इसमें। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण वगैरह, तो द्वितीय क्षेत्र का जो है, द्वितीय क्षेत्र का जो रहा ये रहा है 26.8%। तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा सेवा सेक्टर का ये है 54.8%। ठीक है, तो अगले बार से हम लोग ऐसे प्रश्न को स्किप करेंगे। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? शहरीकरण के अनुसार से नालंदा, मुंगेर, पटना, तो देखिए पटना तो है सबसे आगे, ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है शहरीकरण में। तो पटना का अगर जो देखिए शहरीकरण, तो पटना का है सबसे ज्यादा शहरीकरण है, 44% पटना में। दूसरे नंबर पे आता है मुंगेर और तीसरे नंबर पे आता है नालंदा। तो पटना हो गया 44%, मुंगेर है 28% और नालंदा है 26%। तो इस तरीके से ये तीनों में पटना एक नंबर पे, फिर मुंगेर, फिर नालंदा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अभी वर्तमान स्थिति में भी यही, थोड़ा सा अगर वर्तमान में भी देखे तो यही है। तो सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम है कैमूर। ये वर्तमान की स्थिति है, कैमूर में सबसे कम है, मात्र शहरी प्रतिशत बहुत कम है। उसके बाद है बांका, फिर है समस्तीपुर। सबसे कम कैमूर, सबसे ज्यादा पटना शहरीकरण के मामले में। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान क्या है? तो हम यहाँ पे 22-23 की जगह पे ना हटा के कर देते हैं 25-26। ठीक है, 2025-26। तो 2025-26 यानी कि वर्तमान में अगर जो राजकोषीय घाटा का बात करें तो लगभग लगभग एक्सपेक्टेड है 3%। ठीक है, ये 3% है। और राजस्व घाटा ऐसे कर ले तो जीरो, राजस्व घाटा की बात करें तो वो है -0.8%। और राजकोषीय घाटा कितना है? 3% के आसपास। ठीक है, तो ये राजकोषीय घाटा होता क्या है? तो राजकोषीय घाटा जो होता है ना, कि मतलब सरकार की खर्च जो है वो आमदनी से ज्यादा हो, सरकार का खर्च आमदनी से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में राजकोषीय घाटा होता है। तो उसका अनुमानित है 3%। ओके, और टोटल अगर जो जीएसडीपी देखें कितना है, 10.97 लाख करोड़ है 25-26 में। और ये आगे चल के जो बढ़ने की संभावना है 13.1 लाख करोड़ होने की संभावना है। कब? 26-27 में। 25-26 में इतना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं था। तो ये भी प्रश्न समझ सकते हैं कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 तीनों में क्या क्या योजनाएं की गई थी। तो ये 7 निश्चय जो योजना चला था, ये चला था 2020 से 25 में। 2020 से 25 में ये योजना आया था। तो अगर जो 7 निश्चय 2 की बात करें तो इसमें था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो ये तो था। सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये भी था। हर खेत तक पानी, ठीक है, तो ये भी था। सभी के लिए वायु मार्ग, ये नहीं था। तो योजना का हिस्सा ये नहीं था। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय के रूप में सबसे कम है शिवहर का। ठीक है, सबसे कम है शिवहर का और सबसे ज्यादा है पटना का। तो सबसे ज्यादा किसका है? तो है पटना। प्रति व्यक्ति जो पटना का आय है यह है 1,31,332, सबसे ज्यादा। और शिवहर का सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय। तो शिवहर का कितना है? 22,047 रुपये प्रति व्यक्ति आय। कहाँ? 1,31,000 और ये 22,000। तो सबसे कम है शिवहर और सबसे ज्यादा है पटना। तो ये वर्तमान की स्थिति देख रहे हैं, हम वर्तमान से इसको कवर अप कर रहे हैं। सबसे कम है शिवहर, तो शिवहर यहाँ है, तो सबसे कम में तो सही आंसर हो जाएगा ये। तो यानी कि उस समय के अनुसार से भी यही था
अभी के अनुसार से भी यही लगभग लगभग, क्योंकि शिवहर सबसे पीछे है और पीछे से दूसरे नंबर पे फिर अररिया है, तीसरे नंबर पे आता है सीतामढ़ी। तो वर्तमान में भी अभी दो यही, एक नंबर पे पटना। ऊपर से टॉप 3 अगर जो देखें तो पटना, फिर बेगूसराय, मुंगेर। ऊपर से कौन कौन? पटना, बेगूसराय, मुंगेर। पटना, बेगूसराय और मुंगेर, ये 3 है टॉप 3 में। पीछे से देखें तो सबसे कम शिवहर, उसके बाद अररिया, उसके बाद सीतामढ़ी। तो अगर ऊपर और नीचे का भी आप याद रखेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जिसमें आप ऑप्शन, सही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। अंग्रेजों ने दमन करने के लिए पूरा शिकंजा कसने लगा भारतीयों पे, और इसी बीच में क्या किए, जेपी, जयप्रकाश नारायण ने इसी के समय एक आजाद दस्ता का गठन किया। कहाँ? नेपाल में। और ये एक गुप्त संगठन था, गुप्त रूप से काम करता था ताकि अंग्रेज लोग पकड़ के जेल में ना डाल दें। तो नेपाल की तराई से ही इसका संचालन किया जाता था गुप्त तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे अगले पार्ट के साथ। ठीक है, जो लोग नए हैं उन लोग विद्यार्थी पीसीएस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बताइए, और कहीं कुछ कमियां लगे या कुछ सजेशन लगे तो मुझे बताइए। धन्यवाद।